अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी अपनों के ज़ख्म परायों के मरहम के एपिसोड 2 की तरफ। अमरीन घबराती हुई मेहंदी के पास आकर कह रही थी, अप्पी क्या हुआ अमरीन, तुम इतनी क्यों घबरा रही हो, क्या बात है? अमरीन की घबराहट देखकर मेहंदी भी घबरा गई थी। वो पड़ोस वाली आंटी कह रही हैं, जिस ट्रेन से अम्मी और अब्बू जा रहे थे उसका एक दूसरी ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मेहंदी घबराकर दौड़ती हुई पड़ोस वाली आंटी के घर गई थी। अदनान भी उसी के पीछे गया था। आंटी क्या हुआ, अमरीन ये क्या कह रही है? मेहंदी घबराते हुए उनसे पूछ रही थी। हाँ बेटा, अभी अभी हमने ये न्यूज़ टीवी पर देखी है, तुम्हारे अंकल इसी बात का पता करने गए हैं। ये लोग थे तो पड़ोसी, लेकिन अपनों से ज़्यादा अपने थे। मेहंदी तुम घबराओ मत, वो लोग ठीक होंगे, आंटी मेहंदी को समझाते हुए कह रही थी। अदनान बेटा खड़े क्यों हो, बैठ जाओ और तुम ही इस लड़की को समझाओ, अदनान मेहंदी को दिलासा देते हुए कह रहा था। देखो मेहंदी, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी उस ट्रेन के बारे में पता करके आता हूँ। किस ट्रेन से गए थे वो लोग, मुझे बताओ, मैं पता कर लूँगा। मेहंदी ने रोते रोते उस ट्रेन के बारे में बताया। अच्छा तुम रो मत प्लीज़, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो इन छोटे भाई बहनों को कौन संभालेगा, जो तुम्हें रोता देखकर किस तरह से रो रहे हैं। इन सबको संभालने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा ना, अदनान उसे दिलासा देते हुए कह रहा था। हाँ बेटा, अदनान ठीक कह रहे हैं, तुम अपने आप को संभालो, आंटी ने अदनान की बात पर जोर देते हुए कहा था। अच्छा देखो, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ लेकिन जल्दी आना, जाते हुए अदनान से मेहंदी रोते हुए कह रही थी। हाँ मैं गया और आया, अदनान ने गेट के बाहर निकलते हुए मेहंदी की बात का जवाब दिया था। छोटे भाई बहनों के रोने में मेहंदी अपना दुख भूल गई थी और वो उनको संभालने और समझाने में लगी हुई थी। अंकल आप आ गए? अंकल को बाहर से आते देखकर ही मेहंदी ने सवाल किया था और वो भी उनके पास चली गई थी। अंकल अम्मी अब्बू का कुछ पता चला? बताइए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, खामोश क्यों हैं अंकल आप? खामोश अंकल को देखकर मेहंदी ने ना जाने कितने सवाल एक ही सांस में किए थे। वो मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, तुम मत घबराओ। अंकल आप झूठ कह रहे हैं ना? अंकल के दिलासे में झूठ महसूस कर रही थी मेहंदी। अंकल आप झूठ बोल रहे हैं ना, प्लीज़ मैं जो सोच रही हूँ वही सही है ना? मेहंदी रोते हुए अंकल से पूछ रही थी। हाँ बेटा मैं झूठ बोल रहा हूँ, उन्होंने रोती हुई मेहंदी को अपने सीने से लगा लिया था और उसको दिलासा देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आंटी भी उसे और छोटे भाई बहनों को चुप करा रही थी, जो बिलक बिलक कर रो रहे थे। अदनान भी उसी वक्त आ गया था। मेहंदी उससे लिपटकर शिद्दत से रोई जा रही थी। मेहंदी प्लीज़ अपने आप को संभालो, अगर तुम इस तरह से रोती जाओगी तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अदनान उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिए हुए बोल रहा था और मेहंदी के आंसू पोंछ रहा था। देखो, अगर तुम ऐसे ही रोती गई तो तुम उनके बारे में तो सोचो, जो तुम्हें रोता देखकर ये सब कैसे रो रहे हैं। इन सबको तुम्हें ही संभालना है ना, अगर तुम ही इस तरह से बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा। अंकल आंटी बच्चों को चुप करा रहे थे। मेहंदी, मैं और अंकल जा रहे हैं, हम लोग अम्मी और अब्बू की बॉडी साथ लेकर आएंगे, तब तक तुम अपना और इन सब का ख्याल रखना, अदनान उसे समझाते हुए कह रहा था। ठीक है तो अब हम जाएं? अदनान जाते हुए कह रहा था। मेहंदी ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा था। आंटी हम जा रहे हैं, प्लीज़ आप इन सभी का ख्याल रखना, अदनान आंटी से कह रहा था। बेटा तुम जाओ, तुम इनकी फ़िक्र मत करो, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगी, आंटी ने अदनान को भरोसा दिलाते हुए कहा था। आंटी बहुत देर हो गई, अभी तक वो लोग नहीं आए,
मेहंदी देर होने की वजह से आंटी से परेशानी जाहिर कर रही थी। बेटा, एक्सीडेंट का मामला है, लिखा पढ़ी के बिना बॉडी कैसे मिलेगी? आंटी की बात सुनकर मेहंदी फिर से रो पड़ी। बेटा मत रो, अपने आप को संभालो। छोटे भाई बहन रो रो कर सो गए। मेहंदी और आंटी ने कुछ करीबी रिश्तेदारों को फ़ोन करके इस बारे में खबर दे दी थी। रात काफ़ी हो गई थी, दोनों अभी तक नहीं आए थे, लेकिन कुछ करीबी रिश्तेदार आ चुके थे। काफ़ी इंतज़ार के बाद दोनों बॉडियां घर आ चुकी थीं। अब तो फजर की नमाज के बाद ही जनाजा दफनाना होगा। घर में मातम छाया हुआ था। अदनान के सब घर वाले वहीं मौजूद थे। मेहंदी का बहुत बुरा हाल था, जिसकी हालत पर पत्थर भी रो देते। वो मंजर बहुत गमज़दा और दिल दहला देने वाला था। जनाजे दफनाने के बाद एक एक करके सब रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन अदनान के घर वाले वहीं थे। अदनान मेहंदी का और छोटे भाई बहनों का बहुत ख्याल रख रहा था और अदनान के घर वाले भी मेहंदी के दुख में पूरी तरह शरीक थे। अब अदनान के घर वाले भी जा चुके थे। इस हादसे को 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अदनान अभी भी मेहंदी का और उसके भाई बहनों का पूरी तरह ख्याल रख रहा था। मेहंदी काफ़ी चुप चुप रहने लगी थी। अप्पी, क्या आशु, अम्मी कब आएंगी? मेहंदी की छोटी बहन जो सिर्फ 8 साल की थी, अम्मी के लिए ज़िद कर रही थी और रो रही थी। आशु बेटा चुप हो जाओ, देखो हम अम्मी से मिलने चलेंगे। अम्मी आशु को बहुत प्यार करेंगी। मेहंदी ने आशु को सीने से लगा लिया था और फूट फूट कर रोने लगी थी। अप्पी आप क्यों रोने लगी? आप मत रोइए, हम लोग चलेंगे ना अम्मी के पास। आशु मेहंदी के आंसू पोंछते हुए कह रही थी। इस हादसे को 6 महीने हो चुके थे। अब्बू की सेविंग्स भी ख़त्म होने लगी थी। अदनान भी घर की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता था, लेकिन मेहंदी एतराज़ करती थी। अदनान तुम? अदनान को गेट के अंदर आता देखते ही मेहंदी ने पूछा था। कैसे आना हुआ? ये किस तरह का सवाल है मेहंदी? अदनान ने उसकी बात पर चौंकते हुए पूछा था। अदनान पहले की बात और थी, पहले हमारी शादी होने वाली थी, वो तो अब भी होगी। अदनान ने मेहंदी की बात काटते हुए कहा था। नहीं अदनान, अब ये नहीं हो सकता। मेहंदी तकिए के कुशन ठीक करते हुए कह रही थी। पर क्यों मेहंदी? तुम जानते हो अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं शादी कर लूँगी तो मेरे छोटे भाई बहन का ख्याल कौन रखेगा? ये कैसा सवाल है मेहंदी? हम दोनों मिलकर शादी के बाद भी तो इन सब का ख्याल रख सकते हैं ना? अदनान उसकी बात का जवाब देते हुए कह रहा था। नहीं अदनान, आज जज्बात की राह में बहकर तुम आज ये जिम्मेदारी उठाने के लिए राज़ी तो हो जाओगे, पर वक्त गुजरने पर मैं ये नहीं चाहती कि यही जिम्मेदारी एक बोझ लगने लगे तुम्हें। नहीं मेहंदी, शायद तुमने मुझे आज तक समझा ही नहीं। ये जिम्मेदारी मेरे लिए बोझ नहीं, एक फ़र्ज़ होगा। अदनान बहुत संजीदा होकर कह रहा था। नहीं अदनान, मैं ये जिम्मेदारी अकेले ही उठाना चाहती हूँ। ये मेरे अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी है जो मैं खुद पूरा करना चाहती हूँ। अदनान कुर्सी पकड़कर खड़ा मेहंदी की सारी बातें सुन रहा था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मेहंदी प्लीज़, जो जिम्मेदारी तुम अकेले उठाना चाहती हो वो हम मिलकर क्यों नहीं उठा सकते? नहीं अदनान, मेहंदी उसकी बात काटते हुए कह रही थी। अदनान तुम मेरी एक बात मानोगे? कहो। मेहंदी कमरे के सामान ठीक करते हुए कह रही थी। पहले ये बताओ मानोगे या नहीं? उसने अपनी बात दोहराई थी। हाँ कहो ना। अदनान ने उसकी बात बिना सुने ही हाँ कहा था। अदनान अच्छी सी लड़की देखकर तुम शादी कर लो। क्या? मेहंदी की इस बात से अदनान को एक शौक सा लगा था। मेहंदी तुम ये क्या कह रही हो? तुमने मुझे अपनी जिम्मेदारियों में शामिल करने से इनकार कर दिया और कहती हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल, नो, कभी नहीं। अदनान कुर्सी पर गुस्सा उतारते हुए कह रहा था और वो वहाँ से जा रहा था। अदनान प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। मेहंदी अदनान के पीछे गेट तक दौड़ी थी। अदनान बिना कुछ बोले जा चुका था। ये क्या? मेहंदी के घर पर तो ताला पड़ा है। ये लोग कहाँ गए होंगे? आपको क्या लगता है?
मेहंदी और उसके भाई बहन कहाँ गए होंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी, आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो और हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।